नमस्कार, मैं हूं अदिति नागर और स्वागत है आपका जवाब देना पड़ेगा। और आज की चर्चा भाषा को लेकर, और भाषा ही नहीं, जो भाषा पे जबरदस्त विवाद है। तो कई सारे सवाल होंगे, लेकिन भाषा को लेकर हो रहा विवाद जब मारपीट और हाथापाई तक पहुंच गया हो, तो ऐसे में किसी न किसी संस्थान को आगे आकर भाषा पर उठ रहे विवाद को खत्म करने की ओर कदम बढ़ाना पड़ता है। तो सवाल है, क्या इस वक्त आरएसएस यही कर रहा है? संघ की ओर से कहा गया कि उसकी नजर में सभी भाषाएं राष्ट्रभाषाएं। और आपको बता दें, इस वक्त भाषा विवाद को लेकर महाराष्ट्र में राजनीति चरम पर है और इसका असर राष्ट्र राजनीति पर भी देखा जा रहा है। इसी कड़ी में महाराष्ट्र की सड़कों पर जमकर हंगामा हो रहा है और इस विवाद पर सियासी बयानबाजी का दौर भी जारी है। लेकिन इसके साथ आपको बता दें कि संविधान का आर्टिकल 19 कुछ कहता है, वो फंडामेंटल राइट है। अगर आप जहां भी जाना चाहते हैं वहां जा सकते हैं, आप वहां जा सकते हैं अपनी इच्छा से, और जो भाषा बोल सकते हैं वो आपकी इच्छा है। अगर आप बेंगलोर जाते हैं, कन्नड़ बोलना चाहते हैं तो ठीक, नहीं बोलना चाहते तो ठीक। आर्टिकल 19 आपको वो आजादी देता है। लेकिन फिर भी भाषा को लेकर इस कदर विवाद बढ़ चुका है कि मारपीट शुरू हो चुकी है। हमारे साथ तमाम बहुत सारे गेस्ट हैं, वो मौजूद हैं, लेकिन कुछ सवाल हैं वो आज इस चर्चा को शुरू करने से पहले पूछे जाने होंगे कि भाषा विवाद पर जो सवाल उठ रहे हैं वो क्या इंगित करते हैं। भाषा विवाद आखिर क्यों है और कैसे भड़का? भाषा विवाद का पॉलिटिकल इंपैक्ट क्या पड़ेगा? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, आने वाली पीढ़ियों पर इसका क्या असर देखने को मिलेगा? समय समय पर क्यों बार बार भाषा पर विवाद उठ जाता है और भाषा विवाद से किसको फायदा होता है? संघ ने भाषा विवाद पर स्टैंड क्या रखा है, क्यों रखा है? क्योंकि जब संघ की स्थापना हुई थी तब स्टैंड कुछ और था, और उसके बाद भी लगातार साल दर साल हमने ना सिर्फ संघ भाजपा का स्टैंड अलग देखा, और संघ के अखिल भारतीय जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई 3 दिवसीय बैठक के बाद, उसमें ये साफ कह दिया गया। अब हमारे साथ आलोक वत्स भी मौजूद हैं, नेता बीजेपी, साथ में प्रिया गुप्ता, नेता वीआरएस मौजूद हैं, संजय द्विवेदी, प्रवक्ता शिवसेना यूबीटी मौजूद हैं, और दीपक शंखधर हमारे साथ संघ के प्रचारक भी मौजूद हैं। देखिए, सबसे पहले ये सवाल मुझे लगता है दीपक जी से पूछ लेना ठीक होगा, और शुरुआत भी मैंने इसी से की थी कि दीपक जी, 19 जब आपकी स्थापना हुई 1925 में, तब ये था कि हिंदी को ही राष्ट्रभाषा की तरह मान्यता मिलनी चाहिए, लेकिन उसके बाद सालों बाद अब ये स्टैंड बदल देना, लगभग 100 सालों बाद, ऐसा क्यों? ऐसा नहीं, आपको समझना पड़ेगा कि आप 1924 की बात करेंगे तो आपको 1857 भी देखना पड़ेगा। और 1857 में जब अंग्रेजों से लड़ाई लड़ते हुए हमारे देश में समग्र एक भावना पैदा होती है स्वतंत्रता की, तो आप ये देखेंगे कि ये राष्ट्र की भावना थी जो हमको एकीकृत कर देती है और स्वतंत्रता की लड़ाई को मजबूत कर देती है। और उसको आपको समझना पड़ेगा कि भारत जो है विविधताओं से भरा हुआ देश है। यहाँ अलग अलग प्रकृति है, एक ही समय में अलग अलग प्रकार के मौसम एक देश, एक भूखंड पर आपको देखने को मिलेंगे। ऐसा भारत है हमारा, जो विश्व में यूनिटी इन डाइवर्सिटी का एग्जाम्पल प्रस्तुत करता है। तो यदि आप आज़ादी से पहले की बात करेंगी, स्वतंत्रता से पूर्व की बात करेंगी, तो आपको ये भी समझना पड़ेगा कि भारत में एकीकृत भावना जो राज्यों से निकल कर के राष्ट्र की भावना जो पैदा हुई, वो कैसे हुई, एक बात। दूसरी बात कि मारपीट करना बहुत गैर विधिक कार्य है। मारपीट करना तो कोई तरीका नहीं है, और भाषा का सम्मान है। भाषा संवाद का माध्यम है, भाषा संवाद का माध्यम है। हर व्यक्ति उसमें बात करना चाहता है जिसमें वह कंफर्टेबल रहता है। तो राष्ट्र की भाषा कैसी? जैसी मातृभाषा सीखा, जिस माहौल में व्यक्ति पैदा हुआ, जिस वातावरण में व्यक्ति रहा, वैसा भाषा उसने सीखा। यदि एक सवाल इसमें मैं पूछती हूँ आपसे, ये जो आपका स्टेटमेंट आया है, इसकी वजह मैं आपसे पूछती हूँ, क्या राष्ट्रीय एकता को मजबूत करना ये वजह है? आपकी अभी 3 दिन की बैठक हुई, उसमें आपने जो जाति में बंट रहा समाज है उसको एकजुट करने के लिए कहा। दूसरा देखिए, आप हिंदी को थोपने के आरोप से बचना चाहते हैं, और एक सबसे बड़ी बात कि क्या ये स्टेटमेंट राजनीतिक नजर नहीं आ रहा? क्योंकि अब आप चाहते हैं कि आप दक्षिण का किला तभी ढहा पाएंगे जब ये भाषा पर दरार कम हो जाएगी। नहीं, देखिए, हिंदी
आप भाषा पर कोई विवाद नहीं है और भाषा पर बिल्कुल स्पष्टता है। जब हम राष्ट्र की बात करेंगे तो हम अपने समाज की बात करेंगे, और समाज तोड़ने की व्यवस्था, राष्ट्र को तोड़ने की व्यवस्था हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य है कि हम राष्ट्रीय एकता पर बल दें, ऐसा कोई कार्य ना करें कि राष्ट्रीय एकता खंडित हो जाए। हमारी एकता जो है अक्षुण्ण बनी रहे, इस पर हमको ध्यान करना है, इसकी चिंता हमको करनी है। इस नाते से इसी लक्ष्य के साथ और इसी हम ट्रेंड के साथ काम भी करते हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि राष्ट्रीय एकता। आलोक वत्स साहब मेरे साथ मौजूद हैं। आपसे समझना चाहूंगी सर, 2014 से 2024 के बीच में बीजेपी की सरकार ने क्या कुछ किया, आपको बता देती हूँ। सरकारी दफ्तरों में हिंदी को प्राथमिक भाषा बनाने की बात, थर्ड लैंग्वेज को लेकर अलग अलग जगह जोर दिया गया, कन्नड़ को एक्सेप्ट करना पड़ा, तमिल में इसको लेकर विवाद हुआ। इसके साथ साथ आप देखिए रेलवे और पासपोर्ट में हिंदी को प्रमुख करने के निर्देश दिए गए, यूपीएससी एसएससी परीक्षाओं में हिंदी की प्राथमिकता, और ऐसी लंबी फेहरिस्त है। 2020 में जो नई पॉलिसी थी एजुकेशन, उसमें भी हिंदी को लेकर। तो अब आरएसएस का स्टैंड बदला, तो क्या आपका भी स्टैंड बदलेगा? देखिए, ये फैसले तो शीर्ष स्तर पर लिए जाएंगे, लेकिन जो मैं देख रहा हूं कि जिस तरीके से लोग वोट बैंक पॉलिटिक्स के कारण इस तरीके का अभद्र अमानवीय व्यवहार निरीह लोगों के साथ कर रहे हैं, गरीब लोगों के साथ कर रहे हैं, ये बहुत ही निंदनीय है। ये भारत की राष्ट्रीय अखंडता पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देगा। मैं बिहार से आता हूं। बिहार में 36 तरीके की बोली बोली जाती है। सर मतलब मैं आपसे इस पर भी बात करूंगी, भाषा बदल जाता है। आलोक जी, मैं इस पर भी बात करूंगी, पर पहले मैं चाहती हूँ भाजपा का अब स्टैंड क्या रहेगा। हम सब निंदा कर रहे हैं, एमएनएस के जो कार्यकर्ता जो कर रहे हैं, हम सब निंदा कर रहे हैं। आपकी निशिकांत दुबे जी का ट्वीट सब कुछ बताता है। लेकिन पहले ये बताइए कि जिस हिंदी भाषा की प्राथमिकता, जिसमें खुद केंद्र के जो गृह मंत्री हैं उन्होंने भी अक्सर कई बार उस पर विवाद भी हुआ दूसरे साउथ के राज्यों में, लेकिन आपका भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड क्या है? आप ये नहीं कह सकते कि आलाकमान तय करेंगे, आप ही इस बातें जनता तक और हमारे माध्यम से पहुंचाते हैं। अब आपका क्या स्टैंड है? हिंदी सर्वोच्च भाषा नहीं है अब? देखिए, वो तो है ही, हिंदी सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल लैंग्वेज है, और अगर हिंदी आप जानते हैं तो भारत के अधिकांश राज्यों में आपका काम चल जाएगा। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। पर पहले ये स्टैंड नहीं था, इसलिए जिस तरीके की बातें नहीं, समय के साथ बहुत कुछ बदलता है अदिति जी। जी जी जी। जो पारंपरिक मान्यताएं थी हिंदुओं में, जो पारंपरिक मान्यताएं थी मुसलमान में, वो सब समय के साथ उसमें चेंजेस आया है। पहले गांव में घूंघट नहीं उठा सकती थी औरतें, आज उन्मुक्त वातावरण में जी रही हैं। तो टाइम के साथ चीजें चेंज कर रही हैं, लेकिन ये जो प्रैक्टिकल नहीं है, जिस तरीके की बातें वहां, अब मान लीजिए जो आदमी वहां पर दिहाड़ी कमाने गया है, चाहे और वो स्कूल ही नहीं गया है, तो वो कहां से मराठी बोलना चालू कर देगा एक दिन में? लेकिन हाँ, अगर वो वहां साल 2 साल रह गया तो इतनी जरूर सीख जाएगा जिससे उसका काम चल सके। जी, मैं भी बहुत से ऐसे लैंग्वेज जानता हूं, रशियन जानता हूं, बंगाली जानता हूं, पंजाबी जानता हूं, लेकिन मेरा काम चलाऊ जानता हूं, बिकॉज मैं इन जगहों पर रहा हूं और मैंने इन जगहों पर व्यापार किया है। पर इसका मतलब नहीं कि आप किसी को कहिए कि अगर उसको मारना चालू कर दीजिए। लोकतंत्र में हिंसा का कहीं कोई जगह ही नहीं है। ठीक है, मैं अजय, नो स्टैंड। आपकी बात ठीक है, लेकिन मैं बीजेपी के और आरएसएस के स्टैंड को एक बार समझना चाहती हूँ। लेकिन उससे पहले अजय वर्मा जी, नेता कांग्रेस, हमारे साथ मौजूद हैं। देखिए, अब भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड बदलता नजर आ रहा है, आरएसएस का स्टैंड बदल चुका है। अब आपसे सीधा सवाल है कि जब आप सत्ता में थे तब आपने हिंदी और अंग्रेजी को प्राथमिकता दी, वो 8वीं सूची में जो क्षेत्रीय भाषा हैं उनको शामिल करने का काम में देरी करी। अब भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड बदला है, इकलौता जो एक आधा मुद्दा आप क्षेत्रीय भाषाओं पे लड़ते थे वो भी ले लिया आपसे। अब आप आगे क्या करेंगे? देखिए अदिति नागर जी, जाना था जापान, पहुंच गए चीन। आलोक जी वैसे बुद्धिमान आदमी हैं, आप बात उनसे कुछ पूछ रही थी, वो बता के घुमा के आप बता दीजिए। चलिए आप बता दीजिए। मैं वही तो बताने जा रहा हूँ, सुन तो दीजिए। पहले ये तय करो कि वफादार कौन है
फिर वक्त बताएगा कि गद्दार कौन है। देखिए, इन सब चीजों के पीछे एक नीति और नियत सरकार की और उसकी अनुवांशिक जो संगठन है उनकी देखी जाती है। अब आरएसएस का मतलब बीजेपी और बीजेपी का मतलब आरएसएस से कोई कहे या ना कहे, ये लोग अकॉर्डिंग टू टाइम, अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस बदलते रहते हैं। इनकी कोई विचारधारा, आइडियोलॉजी सेट नहीं है कि भाई इन्हें आज जरूरत पड़ेगी तो ये इसकी बात करेंगे, कल ये परिवर्तन करते रहते हैं। और परिवर्तन के आधार पर ये आज इनको आरएसएस को लगा कि नहीं, आपने अभी थोड़ी देर पहले सही कहा था कि साउथ के किले को अगर ढाना है तो आपको भाषा का एक ज्ञान को तो अजय बदलना जी, होगा। दिक्कत तो आपके लिए शुरू हो जाएगी ना। बात यह है कि भारतीय अब मैं- जनता पार्टी, वही तो। सुनिए एक मेरा सवाल, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस जब जब सिचुएशंस को क्रिटिकल देखती हैं, अपना स्टैंड भी बदलती हैं, तरीका भी बदलती हैं और स्ट्रैटेजी भी बदल देती हैं और जीत हासिल करती हैं। लेकिन कांग्रेस ठस से मस नहीं होती। तो ये तो नुकसान आपका है। एक और मुद्दा जो जीवंत था आपके लिए, जिससे आप जाति में और क्षेत्रीयवाद में बांट सकते थे, वो अब नहीं कर पाएंगे। वो भी बीजेपी ने ले लिया आपसे। देखिए, सरकार को जब सारी वहां की सीटें चली गई, तेलंगाना ये हार गए, कर्नाटक जो इनका बिल्कुल एंट्री गेट था वो इनका चला गया, और अब आने वाले तमिलनाडु में इनका कोई मतलब नहीं रहा, और जितने भी स्टेट थे, और इनकी यूपी से 32 सीट रह गई 72 से, हरियाणा से कम हो गई, बिहार से कम हो गई। तो ये इस वक्त जो है लास्ट का मूवमेंट चल रहा है, जो इनको चल सकने थे वो इन्होंने कर दी। अब उसके लिए नए नए पैटर्न, नए नए सहयोग और प्रयोग। एक्चुअली में आरएसएस की जो थिंकर्स लोग हैं, इनकी एक प्रयोगशाला है, उस पर ये एक पाठ्यक्रम तय करते हैं कि आज हिंदू मुस्लिम बनाइए, अब कामड़ और दुकानदारों का नाम ले आइए, गुड एक्ट 2006 ले आइए, अब दूसरा लाना है तो फिर शमशान और कब्रिस्तान ले आइए, अब पाकिस्तान और हिंदुस्तान ले आइए, अब सिंदूर ले आइए। तो ये इनकी नया प्रयोगशाला है, नए नए पाठ्यक्रम ये बदलते रहते हैं। अब औरंगजेब ले आइए, अब ये नया आया है भाषा। इशू ये है, मैं अजय वर्मा जी, मैं प्रिया जी के पास जाऊंगी, पर अजय जी इशू ये है कि पाठ्यक्रम बदलते हैं और जीत हासिल करते हैं। दिल्ली में जीत हासिल कर ली, महाराष्ट्र में कर ली, हरियाणा में कर ली, बिहार की तरफ अग्रसर हैं। प्रॉब्लम यह है कि कुछ स्ट्रैटेजी आपको ही बदलनी होगी। लेकिन फिर मैं आपके पास आऊंगी, प्रिया गुप्ता, नेता बिहार से। मैं फाइनल कर दूं 10 सेकेंड आपकी जवाब का। महाराष्ट्र में कैसी जीत करी, हमारी सरकार चुरा ली गई, हरियाणा में सरकार चुरा ली गई, और दिल्ली में हमने केजरीवाल, इनकी बी टीम थी, उनको बताया कि ये आईना देखो, मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरों के, जिससे बुरा लगे वो सामने से हट जाए। 24 सीटें हम जिन सीटों पे हमने खड़े कर दिए, केजरीवाल हार गया था, सरकार तो बनी थी, लेकिन जब कुछ लोगों के दिमाग खराब हो जाते हैं तो उनके दिमाग से ऊपर वाला कर रहा। हम अब आप ये मत कहिए ना, आप ये मत कहिए ना, आपने खुद आम आदमी पार्टी को हराया और बीजेपी को जिताया है। ये आपकी खुद की स्ट्रैटेजी थी। अब बीजेपी जीत गई, हराया आपने ही है ना आम आदमी पार्टी को, और आप चाहते थे कि बीजेपी भले जीत जाए, आम आदमी पार्टी नहीं है। प्रिया गुप्ता, नेता बीआरएस, मैं आपसे चर्चा करना चाहूंगी। इस बयान के बाद जब आरएसएस ने यह कहा कि सारी ही भाषाएं राष्ट्रभाषाएं हैं, उसमें आपको लगता है कि जो विवाद लंबे समय से हिंदी वर्सेस क्षेत्रीय भाषाओं का था वो खत्म होगा और एक्सेप्टेंस बढ़ेगी भारतीय जनता पार्टी की आपके राज्य में? देखिए अदिति जी, मैं सबसे पहले आपको एक ही बात बताना चाहती हूँ कि हम सब राजनीतिक पार्टियों से जुड़े हैं, वो वन साइड मुद्दा है। सबसे पहले बात भाषा की आती है, तो हमारे देश का ये दुर्भाग्य है कि यहाँ पे कोई भी मुद्दा बनता है, कोई भी इशू बनती है, उसमें राजनीतिक पहले बीच में आ जाती है, उसको ग्राउंड लेवल पर जाके उसको सॉल्व नहीं किया जाता, बल्कि सारी पार्टियां उसको एक सियासी अंदाज में भगाने लगती हैं। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगी कि जैसे आरएसएस ने ये बात बोली है, तो मैं कहीं ना कहीं सबसे पहले मनस कार्यकर्ताओं की निंदा करती हूँ जो उन्होंने हाथ उठाकर एक भाषा विवाद को बढ़ावा दिया। दूसरी कहीं ना कहीं मैं एक आम आदमी होने के नाते में ये कहना चाहूंगी कि वास्तविक में हमारी भाषा, फिर वो चाहे हिंदी हो, कन्नड़ हो, तेलुगु हो, मराठी हो, कोई भी हो, हमें हर जगह बोलने की आजादी है। और इस भाषा को लेकर बीजेपी अगर किसी तरह से ये सोचती है कि साउथ में हमारे रास्ते खुल जाएंगे, तो देखिए बीजेपी का तो काम समय हमेशा ही रहा है, फूट डालो नीति करो। तो अच्छा लेकिन प्रिया जी एक बात पूछनी है। आपके राज्य में जब कोई बच्चा बाहर जाता है या कोई युवा जब बाहर जाता है, तो एक लिंक लैंग्वेज के लिहाज में हिंदी बहुत महत्वपूर्ण है। हिंदी एक लिंक लैंग्वेज है। हम आज चलो ये बात नहीं करते कि राष्ट्रभाषा है या सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे सर्वोच्च है, लेकिन एक लिंक लैंग्वेज है। आप देश के किसी राज्य में चले जाइए, ज्यादातर हिंदी समझ आती है। तो हिंदी से इतना हेट्रेड क्यों है? अगर बच्चे को हिंदी भी आती है, आपकी भाषा के साथ साथ हिंदी भी आती है, तो उसमें दिक्कत क्या है? उसको लेकर विवाद ये राजनीतिक है इसलिए विवाद है या कोई और ईगो प्रॉब्लम है?
मैडम इसलिए मैं वही बोलना चाह रही हूँ आपको। मैं आपकी बात का जवाब देते हुए मैं अपने ऊपर ही ले लेती हूँ। मैं यहाँ पर आंध्र प्रदेश तेलंगाना में पिछले 20 साल से रह रही हूँ। वास्तविक में मैं भी नॉर्थ इंडियन हूँ, मुझे भी तेलुगु भाषा का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है। मुझे भी तेलुगु भाषा का उतना ही ज्ञान है जितना हमारा काम चल सकता है, लेकिन उसके लिए हमारे ऊपर दबाव बनाना, जैसे कि मंत्री कार्यकर्ता जो कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं गलती है। और कहीं ना कहीं राज्य की अपनी एक भाषा है, हमें वो भाषा समझ में आना चाहिए, इस बात का हम समर्थन करते हैं। लेकिन किसी भी भाषा को किसी और के ऊपर थोपना ये जबरदस्ती है और ये सियासी बातें हैं। और ये सियासी दाव खेलने के लिए पार्टियां बीच में आ रही हैं, जिसमें आरएसएस हमेशा एक ही चीज देखती है कि हमें कहाँ से बेनिफिट होने वाला है, बीजेपी देखती है हमें कहाँ से बेनिफिट होने वाला है। सर ये तो मैडम, ये तो बीआरएस भी देखती है ना मैडम, ये तो बीआरएस भी भाषा के नाम पे विवाद तो करती है। चुनाव आ जाता है तो विवाद करती है। अब देखिए तमिलनाडु में चुनाव है, तमिलनाडु में 1960 से भाषा पर सिर्फ तब विवाद हो जाता है जब जब चुनाव आता है। मैं संजय द्विवेदी जी के पास जाऊंगी, प्रवक्ता शिवसेना यूबीटी। संजय जी, मैं आऊंगी प्रिया जी आपके पास, अभी चर्चा हम करेंगे। संजय जी, महाराष्ट्र तो जिसे कहते हैं WWF का अखाड़ा बन चुका है और आप भी हमेशा महाराष्ट्र की भाषा के हितैषी रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में जब आरएसएस का ये स्टैंड आ चुका है और भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड बदल चुका है, आपका क्या स्टैंड रहने वाला है और आप कितना समर्थन देते हैं एमएनएस को, क्योंकि वो तो आपकी ही विचारधारा को लेकर आगे बढ़ रहे हैं कि वहां पे मराठी बोलना कंपलसरी है। हिंदी का विरोध महाराष्ट्र में कहा किसने किया, मुझे बता दीजिए आप। 1 से 5 तक जो देवेंद्र फडणवीस जी ने जियाल लाए थे उसका विरोध हुआ कि 1 से 5 तक बच्चों को नहीं पढ़ाना। क्या 70 से 80% लोग हिंदी बोलते हैं। अभी गुजरात में प्रधानमंत्री जी गए थे, वो हिंदी भाषण देने लगे, वहां की जनता ने मना कर दिया, नहीं साहब गुजराती बोलिए आप। तो इसे विरोध कहते हैं। लेकिन मराठी बोलने के लिए क्या देवेंद्र फडणवीस जी मना कर रहे हैं? अभी आप मेरा सवाल नहीं समझे, आप मेरा सवाल नहीं समझे। मैं एक बार फिर पूछती हूँ, क्या आपके लिए मराठी अस्मिता सर्वोपरि है या भाषाई समानता को आप महत्व देंगे? देखिए, भाषा जो है अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषा, अभी तक ये फॉर्मूला तय हमने तय नहीं किया, ये हमारे संविधान में तय हुआ है कि अगर हम तमिलनाडु में हैं तो वहां की भाषा है, महाराष्ट्र में मराठी भाषा, उत्तर प्रदेश में हिंदी। संविधान ने क्या तय किया है? संविधान ने ये तय नहीं किया कि आप महाराष्ट्र में घुसते ही सिर्फ मराठी बोलने लग जाएंगे। संविधान, एक बार आप आर्टिकल 19 पढ़िएगा, बिल्कुल ऐसा तय नहीं किया। मैं वहां जाकर, और मैं पढ़ी हूं 2 साल मुंबई में, मैं हिंदी बात करती थी, पर WWF हो, सड़कों में पीटा जाए, ऐसा नहीं था। ये राजनीतिक और उस द्वेषपूर्ण स्थिति में पैदा किया गया है और इसमें कहीं ना कहीं यूबीटी भी इन्वॉल्व हुआ क्योंकि उसने मराठी अस्मिता को इतना हावी किया। और आप क्या टाटा है, आप क्या राजस्थान के बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, आप अर्थव्यवस्था के लिए तो कुछ नहीं कहते। आदित्य जी सुन लीजिए, मेरी सुन लीजिए। जी 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 जी, कहिए। एकदम से परेशान है, वो वही है एकदम से कि नहीं साहब यूटी की गलती निकालनी है, मन से गलती निकालनी है। तो अब यही कहना चाह रही ना। चलिए, आप पे कसर नहीं निकाल रही हूँ मैं मन से की, आप पे आपकी थॉट प्रोसेस का सवाल पूछ रही हूँ। आप बोलिए। अरे मेरी बात सुन लीजिए ना मेरी बात पहले। क्या देवेंद्र फडणवीस जी नहीं कह रहे हैं कि मराठी बोलना चाहिए? मराठी को हमने अभिजात दर्जा दिया हुआ है, क्या अवैध कदम नहीं बोलना है? मराठी बोलनी पड़ेगी। ये बस उसे पूछ लीजिए, क्या ये नहीं कह रहे चैनल में बैठ के कि मराठी बोलनी पड़ेगी? अगर कानून व्यवस्था कोई खराब कर रहा, मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ, अगर कानून व्यवस्था में खराब कर रहा है तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है? इसकी जिम्मेदारी है सरकार की। मैं बहुत स्पष्टता से बात कर रहा हूँ कि सरकार की जिम्मेदारी है। इससे पहले राज ठाकरे जी बीजेपी के साथ थे, लोकसभा चुनाव में रहे और 2025 में मार्च में माल में अवस्था हुई, पनवेल में अवस्था में क्या है भैया दर्जी जो अभी बात की जा रही है। हम लोग पे इतना परेशान होने लगे, अरे मारपीट अगर कोई कर रहा है उसकी सजा क्या है? उसके लिए कानून है। लेकिन जिस राज्य में विधायक सुरक्षित ना हो, सरपंच सुरक्षित ना हो, महिलाएं सुरक्षित ना हो, वहां पे आप डिबेट ही करने जाना पड़ेगा, उनको डिबेट में चिल्लाना पड़ेगा, भाई सुरक्षित नहीं है, मारपीट हो रही है, तो डिबेट का विषय बन गया। अब संजय जी, आपकी जो पीड़ा है
वो मैं अभी बीजेपी के प्रवक्ता से पूछ लेती हूँ, लेकिन मेरा सवाल आपसे फिर भी था कि आपका स्टैंड क्या है। मना कर देंगे हिंदी का विरोध किस कौन कर रहा है, मुझे बता दीजिए आप। महाराष्ट्र में हिंदी का विरोध क्या उद्धव ठाकरे हिंदी नहीं बोलते हैं? सर आपके कार्यकर्ता करते आए हैं सर, कैसी बात कर रहे हैं? ठीक है, आपके सवाल का जवाब मैं आलोक वत्स साहब से ले लेती हूँ। आपके सवाल का जवाब आलोक वत्स साहब, मतलब इसका आपके सवाल का जवाब ले लेती हूँ, पर मैंने जो आपसे सवाल पूछा आपने नहीं जवाब दिया। आलोक वत्स साहब, हुआ ये कि जो महाराष्ट्र के सीएम हैं और जब हिंदी लागू कर दी गई है, कहा गया कि हिंदी को प्राइमरी में लागू किया जाए, अब ये फीडबैक आ रहा है केंद्र सरकार के पास कि इससे नाराजगी बढ़ेगी और राजनीतिक लिहाज से ये हार्म कर रहा है। अब ऐसी स्थिति में महाराष्ट्र की स्थिति के लिहाज से लॉ एंड ऑर्डर आपके ऊपर आ गया, मनसा जिस तरीके से कर रही है वो आपके ऊपर आ गया। मुझे लगता है बीजेपी हिंदुत्व वाले फैक्टर में हिंदी और ये मराठी अस्मिता के बीच में फंस गई है, इसलिए अब उर्दू 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 की बातें कर रही है। एक बार फिर वो कहीं ना कहीं एंगल लेकर आ रही है दूसरे तरीके का। देखिए आदित्य जी, ये आपका कहना सही है कि अभी थोड़ी पेशोपेश की स्थिति आ गई है और बहुत खूब आपने एक्सेप्ट मुझे किया, पूरा दूसरे एक्सेप्ट नहीं विश्वास करते। है बिल्कुल कि दूसरे हमारे राजनीतिक शीर्ष नेतागण इससे बीच निकलने का कोई रास्ता निकालेंगे। लेकिन जो भी मैं सुन रहा था उद्धव ठाकरे जी के प्रवक्ता को, मैं इनसे पूछना चाहता हूं, अगर मैं मान लीजिए मराठी नहीं बोलूंगा तो मुझे मारा जाएगा? एब्सोल्युटली। उसमें पुलिस आके बचाएगी? कहां कहां पुलिस जाएगी? इतनी पुलिस फोर्स है क्या इंडिया के पास कि वो एक एक आदमी की सुरक्षा प्रदान कर दे? अरे कुछ रूल्स होते हैं देश में रहने के। नहीं आप ही साथ में कुछ थे, रूल्स होते हैं घर में रहने के। मस्जिदों से लाउडस्पीकर निकलवा रहे थे। अरे संजय जी थे तो आप भी साथ, संजय जी थे तो आप भी साथ, आप भी साथ थे, आपकी विचारधारा भी एक ही थी। आप अरे भाई उद्धव ठाकरे सरकार चल रही थी ना, आप लोगों अभी जी को आप कहाँ पीछे हैं? और उद्धव पुलिस ठाकरे उनको सरकार के बचाती फिरे। मुख्यमंत्री थे, नहीं तब आप यही लोगों पे को राज पीछे ठाकरे जी के पुलिस को बचाती फिरे। सैनिक लाउडस्पीकर डलवा रहे थे। संजय जी एक एक करके, संजय जी पहले आलोक जी को बोलने दीजिए, फिर मैं आपके पास आऊंगी तुरंत, फिर मैं जाऊंगी हमारे आरएसएस नेता के पास। देखिए ये अदिति जी, इनको बोलिए डेट, मैं भी जोर से चिल्लाना जानता हूँ। जी नहीं आप बोलिए, आप बोलिए, जैसे सीनियर एंकर के साथ ये शोभा नहीं देता है कि इस तरीके की हरकत हम करें। आलोक जी आप बोलिए। मैं इनसे पूछना चाहता हूं संजय जी से, बिहार में 36 डायलेक्ट हैं। अगर ये बिहार आएंगे और ये नहीं बोलेंगे भोजपुरी या बज्जिका तो मैं इनको पीटना चालू कर दूं? जितने भी लोग बिहार से यूपीएससी के एग्जाम कंडक्ट होते हैं, पूरे देश के लोग उसमें कम्पीट करते हैं। रेलवे के एग्जाम होते हैं, पूरे देश के लोग कम्पीट करते हैं। इनकम टैक्स के एग्जाम होते हैं, पूरे देश के लोग कम्पीट करते हैं। एंड दे आर पोस्टेड ऑल ओवर इंडिया। ये उनकी जान खतरे में डाल रहे हैं इस तरीके के हरकत करके। ये तो हमारी सही सुनता है कि यहां रहने वाले किसी महाराष्ट्रियन को हमने अभी तक छुआ तक नहीं है। बैंकों में, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में, रेलवे में, ट्रांसपोर्ट में, एयरवेज में, ये तो कुछ नाम मैं गिना रहा हूं। आप करना क्या चाह रहे हैं? ठीक है, मैं संजय जी से जवाब ले लेती हूँ। आलोक जी संजय जी से जवाब, संजय जी जवाब दीजिए। कोई स्तर ही नहीं रहा है। संजय जी जवाब दीजिए, संजय जी जवाब दीजिए। देखिए नेताओं का कोई स्तर ही नहीं रहा है। इस समय ये घोर कलयुग है। इस समय प्रदेश में 10 गारंटी जो, अब चुप हो जाइए, बस ये चुप हो जाइए, सुन जाइए। आलोक जी मैं संजय जी से जवाब ले लेती हूँ आपके तमाम आरोपों का। संजय जी जवाब दीजिए। आपका भाषण सुन लिया। देखिए आदित्य जी, सबसे बड़ी बात जो इन्होंने अपने गारंटियां दी थी, 10 गारंटियां दी थी, मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, जिनके ऊपर परिवहन घोटाले का चार्ज लग गया, जो देवेंद्र फडणवीस जी ने लगा दिया। उसमें लाडली बहनों को पैसा देना था 2100 रुपए, भोजन थाली देनी थी, मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा करा दी थी, 25 लाख नौकरियां इनको देनी थी, कर्जा माफ करना था, किसानों को कर्जा माफ करना था। इस तरह की तब जो 10 गारंटियां इन्होंने दी थी वो पूरी कर दी। चलिए मैं एक सवाल आपसे पूछ लेती हूँ संजय जी। संजय जी एक मिनट, अब आपने किसानों का जिक्र किया है तो मुझसे, आपने किसानों का जिक्र किया है ना संजय जी, आपने किसानों का जिक्र किया है
आदित्य जी सुन तो लीजिए पहले, किसी बात आपने को खत्म किसानों का नहीं जिक्र किया है, मैंने आपको समय दिया बोलने का, एक बार मुझसे सवाल ले लीजिए। कोई मैंने गलती कर दी क्या? किसानों को जिक्र नहीं करना चाहिए डिबेट में? अरे आप तो किसानों को कांग्रेस, जिक्र नहीं करना आप तो चाहिए विपक्ष क्या? की तरह बिहेव कर रहे हैं, ऐसे मत कीजिए आप। मैं ये पूछना चाह रही हूँ, नहीं, मैं देखिए वही भाषा कह रहा हूं, पर मैं कह रहा हूं एक कि- समय आप ये मानिए संजय जी, भाषा पर जो यूबीटी वाली शिवसेना है, जो पहले शिवसेना थी, उसने बहुत आपत्ति की है। मराठी भाषा, मैं वहां जब पढ़ती थी, मैं इसलिए बता रही हूं, मैकडॉनल्ड्स का नाम मेरे सामने बोर्ड को बदलवा के मराठी में बदलाव किया है, ये मैंने अपनी आंखों से देखा है। मैं कोई पढ़ाई किताब करके नहीं बोल रही, मैंने वहां पर उस डर को महसूस किया है कि वहां की दुकानों में पुतवा दिया जाता था हिंदी में हो। तो सवाल यह है कि अब आपका स्टैंड क्या है। और दूसरी बात है, आप किसानों का जिक्र कर रहे हैं, बीजेपी पे सवाल कर रहे हैं। इस 2025 में 750 किसानों की मृत्यु हो चुकी है, किस विपक्ष ने उठाई? चलिए बीजेपी तो क्यों उठाएगी, वो सत्ता में है, आपने उठाया क्या? धरना दिया, 750 किसानों की डेथ हुई है। 757। नहीं, मतलब अगर हम धरना ना दें तो मांग ना उठाएं तो सरकार कोई काम, सरकार बनी किस लिए? मैं सरकार में देखने के लिए बनी है कि विपक्ष उठाए। अब हिंदी भाषा में लागू की तो विपक्ष ने उठा दिया, अब आप लोग सिर्फ चिल्ला रहे हैं, आप लोग नाराज हो रहे हैं। जब जितने भी चैनल हैं कह रहे लो बड़ा गलत हो गया, जबकि वही मराठी भाषा देवेंद्र फडणवीस बोल रखा है, वही इनके संजय जी, आपको है ना इंडिया गठबंधन का असर आ गया है आपको। बहरहाल ये डिबेट बनी रहेगी। एक बार फिर आप सभी का इस डिबेट में स्वागत है और मैं सीधे लिए चलती हूं आपको दीपक शंकर जी के पास। दीपक जी, अब आपके बयान के बाद, संघ के बयान के बाद ये चर्चा उठ चुकी है, लेकिन फिर एक बार आपसे सवाल। देखिए, अमित शाह जी कई बार इस बात का जिक्र कर चुके हैं, एक देश एक भाषा का। अब ऐसे में विचारधारा के लिहाज से जाहिर तौर पर आपकी राजनीतिक विंग है, अब ऐसे में क्या तालमेल रहेगा? क्योंकि कई बार आरक्षण हुआ, कई ऐसे मुद्दे हुए जिसमें संघ का स्टैंड के बाद बीजेपी ने इवेंचुअली स्टैंड चेंज किया। तो आप इसको कैसे देख रहे हैं? और आगे बिहार और फिर आगे तमिलनाडु के चुनाव के लिहाज से कितना महत्वपूर्ण है? संघ के स्टैंड से भाजपा स्टैंड चेंज करती है, ये मुझे नहीं लगता ये एक ऐसा हो सकता है। सर ऐसे मत कहिए, देखिए आपकी नहीं, पॉलिटिकल विंग है। और मैं आपको एक चीज़ बहुत क्लियर कर देता हूँ। अभी एक बहन हमारी बैठी हुई है, किसी राजनीतिक दल की प्रवक्ता, वो कह रही थी कि संघ जो है संघ राजनीति नहीं करता है। एक चीज़ बिल्कुल स्पष्ट कर लीजिए कि संघ राजनीति नहीं करता है। संघ का एक ध्येय है, एक लक्ष्य है, राष्ट्र भावना से ओतप्रोत होकर के काम करना, राष्ट्र की संप्रभुता, राष्ट्र की एकता बनी रहे, इसके लिए काम करना। हमारा राष्ट्र और हमारी जो राष्ट्रीय संस्कार हैं वो चलते रहें, वो ऐसे ही अनवरत अक्षुण्ण बने रहें, उसके लिए काम करना, ये संघ का लक्ष्य है। संघ का लक्ष्य राजनीति करना नहीं है, संघ का लक्ष्य सरकार बनवाना नहीं है, सरकारों को तोड़ना, सरकारों का गठन करना, ये काम संघ का नहीं है। ये बिल्कुल स्पष्ट कर सर आपने कहा कि सरकारों को तोड़ना मतलब किसी और पार्टी का है, बीजेपी, कांग्रेस, ऐसा जिसका भी हो, ये राजनीति का काम है। संघ का काम राजनीति नहीं है, संघ का काम समाज का काम है, समाज को जोड़ने का काम है। संघ अभी अग्री नहीं कर रहा है राष्ट्रीय अध्यक्ष पर, इसलिए संघ के अब स्टैंड के साथ खबरें देखिए, खबरें तो क्या है, आपके माध्यम से तमाम खबरें चलती हैं। अभी मैं भी यहाँ कुछ कह करके जाऊंगा तो क्या पता वो भी खबर चले जी। पर खबरें चलाने में भी हमारा कोई ऐसा योगदान नहीं होता है। लेकिन संघ का जो योगदान है वो समाज को जोड़ने में है, समाज की एकीकृत व्यवस्था करने में है। और इसीलिए कहा गया कि हर भाषा राष्ट्रीय भाषा है। देखिए, भारत यूनिटी इन डाइवर्सिटी का एग्जाम्पल सेट करता है। मैंने प्रारंभ में भी ये बात कही और ये बात देखने में आती है। उत्तर प्रदेश का संबंध यदि आप नागालैंड से देखेंगे तो महाभारत कालीन है, ऐसे प्रसंग आपको मिलेंगे। हमारे भारत का संबंध तमाम और विदेशों में भी है। श्री कृष्ण भगवान ने जो है काल्यवान नामक राक्षस को 7 समुद्र पार ले जाकर के मारा। तो ऐसा संबंध सब देखने में आएगा। इसीलिए हम वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा पर चलने वाले लोग हैं। हम लोग एक भारत की बात करते हैं, हम लोग अखंड भारत की बात करते हैं। क्योंकि हम लोग वसुधैव कुटुंबकम पर बात करते हैं, उस पर चलते हैं, उसका अनुसरण करते हैं। संघ का काम राजनीति करना बिल्कुल भी नहीं है। सर, तो ये सवाल इसलिए उठते हैं क्योंकि इस बदलते हुए परिप्रेक्ष्य में जहां भारतीय जनता पार्टी आज भी साउथ का किला नहीं ढहा पाई है, तो बदलते हुए परिप्रेक्ष्य में एक आप मदर बॉडी है ना, देखिए आप उसको, आपको हमेशा मदर बॉडी, तो आपने ये स्टैंड लिया कि नहीं अब ये जो विवाद है भाषा पे इसको बंद करना होगा। और एक और बड़ी बात, आपकी जो अभी 3 दिन की बैठक हुई, मैं इसलिए समझना चाहती हूँ नहीं, अगर आप अभी नहीं, मैं आपकी बात को रोक रहा हूँ जी। अभी आप थोड़े दिन पहले जगत प्रकाश नड्डा जी हैं, राजनीतिक राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जी।
भारतीय जनता पार्टी के, उनका बयान सुनेंगे आप। उन्होंने कहा कि संघ की अब आवश्यकता हमको ऐसा महसूस नहीं होती। उसके बाद तो सर बहुत बवाल भी मचा, उसके लिए आपको आलोक वत्स क्लियर करेंगे उस बात को। आपके भाजपा के नेता यहाँ पर हैं, लेकिन मेरा कहने का अर्थ ये है कि अभी बहन जी हमारी कह रही थी, जो किसी राजनीतिक दल से बैठी हुई हैं, अभी नेता कांग्रेस भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो वो अजय जी भी कह रहे थे, लेकिन संघ राजनीति को इन्फ्लुएंस नहीं करता है। संघ का बिल्कुल लक्ष्य स्पष्ट है। संघ का एक ध्येय, माने या ना माने, संघ का एक ध्येय, संघ का एक ध्येय है राष्ट्र के लिए काम करना, राष्ट्र के लिए काम करना, समाज के लिए काम करना। बड़ा सवाल दीपक जी ने संघ वो कार्य करता है जो राजनीतिक दल नहीं करते हैं। बड़ा संघ एकल पाठशाला चलाने का काम करता है। संघ वहां रोटियां पहुंचाने का काम करता है जहां सरकारें रोटियां नहीं पहुंचा पाई हैं। संघ जो है समाज को पोषित करने का काम करता है और बहुत अच्छा पोषण देने का काम करता है। संघ भारतीय संस्कार को बना के रखने का काम करता है। संघ राजनीति नहीं करता है। सर मैं कुछ डेटा एक बार पढ़ देती हूँ, फिर मैं उनके पास जाऊंगी, आलोक जी के पास। एक बड़ी बात आपने जेपी नड्डा जी से रिलेटेड कही है। देखिए, आरएसएस की स्थापना हुई, मैंने पहले भी कहा, तब राष्ट्रभाषा मानने का विचार रखा गया, हिंदी को ही। फिर गोलवलकर जी ने कहा था कि हिंदी में भारतीय संस्कृति का जीवंत प्रतिबिंब है। जीवंत प्रतिबिंब है, बिल्कुल ठीक है, इसको नकारता कौन है? आप देखिए, जितने अभी हमारे साथ जितने पैनलिस्ट बैठे हुए हैं, जितने भी मैं आपकी बात क्लियर कर देता हूं, जितने भी पैनलिस्ट यहाँ पर बैठे हुए हैं, एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसने नहीं कहा कि हिंदी जो है बहुसंख्यकों की भाषा है। पर आप बहुसंख्यकों की भाषा हिंदी है, पर इसके लिए आप जो है मातृभाषा को नकार नहीं सकते, क्षेत्रीय भाषाओं को नकार नहीं सकते। चलिए, ये अच्छी बात है कि देश काल परिस्थिति को बदलते हुए देख संघ का राष्ट्र को जोड़े रखने का स्टैंड। लेकिन आलोक वत्स साहब, एक बड़ा सवाल मैं यहाँ फिर नहीं, इस बात से मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। देश काल परिस्थिति को जोड़ते हुए समाज के अनुसार चलने का, समाज के अनुसार चलने का, बिल्कुल। जी, कांग्रेस नेता क्या कहना चाह रहे हैं? अजय जी। देखिए, मैं कह रहा हूँ, आलोक जी तो सरकार हैं, पहले भी बोल चुके हैं। मैं ये बताना चाहता हूँ, आलोक जी बहुत सीजन्ड आदमी हैं, अच्छे आदमी हैं, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले धमकी दे रहे थे कि हमने मराठियों को मारा नहीं है अभी तक। इसका मतलब ये क्या चाहते हैं? जो इनकी मूल उद्देश्य है कि लड़ाई कराओ, दंगे कराओ और आपस में भिड़ाओ। कह रहे थे ना, हमने मराठी सब्जी गए। अजय जी, ये उतना बुरा नहीं चाहते हैं कि लोकतंत्र के मंदिर के सामने गायों की और साधु संतों की हत्या करवा दें। ये कम से कम उतना बुरा नहीं चाहते हैं। मैं आपकी नीति को स्पष्ट कर देना चाहता हूं। आपकी कांग्रेस की सरकारों ने जिस प्रकार से तुष्टिकरण की नीतियां, अजय जी, दीपक जी के सवालों का जवाब दे दीजिए। अजय जी, मैं आप ही का टाइम दे रही हूं। कांग्रेस की सरकारों ने जिस प्रकार से तुष्टिकरण की नीतियां अपनाई, चलिए, उससे ज्यादा समाज को कोई शर्मिंदा नहीं कर सकता। आपके सवाल का जवाब दे देते हैं। अजय जी, आरोप लगाया आप पे बड़ा, सबसे ज्यादा शर्मिंदा संघ ने कराया है। ये बताइए, संविधान बदलना चाहता है। कोई उदाहरण है क्या आपके पास? कोई उदाहरण है क्या सर? कब बदलना चाहता है? उदाहरण है क्या आपके पास? या यूं राहुल गांधी की तरह बयानबाजी करेंगे? साहब ने अपनी किताब में कहा है, गोलकर जी ने, कि हम भारत के संविधान से सहमत नहीं है। और फिर सुदर्शन साहब का स्टेटमेंट आया था। आलोक वत्स साहब क्या है, अब अपने आंख बंद करके सिर पे हाथ फेर रहे हैं। बदलना चाहता है। गलत भी पढ़ लिया। देश बाबा साहब के संविधान से चलता है, ये गॉडसे के संविधान से चलता है। मुझे बहुत दुख के साथ अदिति जी कहना पड़ता है कि कांग्रेस के प्रवक्ता कुपड़ भी हैं। अनपढ़ ये बेशक ना हो, पर ये कुपड़ भी हैं। गलत पढ़ते हैं, अजय जी, आप बात खत्म करेंगे। आप गलत पढ़ते हैं और गलत इंटरप्रिटेट करते हैं। मैं आप पे आऊंगी। अजय जी, बहुत बात दुख के साथ कहना पड़ता है। आपको पढ़ करके आना चाहिए, समझ करके आना चाहिए। और वो पंक्तियां जो आप पढ़ते हैं, वो क्या कहना चाहती है, वो बात आप इंटरप्रेट करके आना चाहिए। आपको पहले समझ के आना चाहिए। और सुदर्शन साहब का, इन्होंने कहा था कि संविधान में हमें भारत का संविधान मंजूर नहीं है। तो ये तो संविधान के रक्षक नहीं, भक्षक हैं। ये संविधान बदलना चाहते हैं। देखिए, फिर पंजाब पे बात जाएगी, फिर 85 पे बात जाएगी। छोड़िए ना अजय जी, पुरानी बात छोड़िए, बात कर रहे हैं भाषा की बात पे। 1884 पे बात जाएगी, एयरलूम पे बात जाएगी, सेफ्टी वॉल्व पे बात जाएगी। यदि कांग्रेस पे बात जाएगी, फिर चाइना पे भी जाएगी। अजय जी, मुझे आलोक जी से सवाल कर लेने दीजिए। उस पर क्यों नहीं बात करते हैं, आप बताइए। दो शब्दों से बहुत पीड़ा हुई। मेरे पास समय की कमी है आलोक जी। प्रमुख ने कहा कि अजय जी, समय की कमी है, मुझे आलोक जी से बात करनी है। अजय जी, भारत के संविधान को तोड़ना, बदलना, खंडित करना चाहते हैं। ये देश बाबा साहब के संविधान से चलेगा, ये संघ के संविधान से नहीं चलेगा। चलिए अजय जी, आपके फेवर का सवाल कर रही हूँ। करोड़ लोग जो है, आपके फेवर का सवाल कर रही हूँ, सुनिए उनके जवाब को। आलोक जी, समय कम है,
और अभी संघ विचारक साहब ने ये कहा, दीपक जी ने, कि जेपी नड्डा साहब ने कह दिया हमें संघ की जरूरत नहीं है। क्या महाराष्ट्र में बिना संघ के आप जीत गए? क्या हरियाणा में जीत गए? और क्या आप दिल्ली जीत गए? और क्या सब कुछ ठीक नहीं है? और क्या वो जेपी नड्डा साहब ने सब कुछ ठीक होने के बाद भी अभी वो दरार रह गई है? देखिए मैडम, जी। आपको एक चीज बता दूं अदिति जी। जी जी जी। पहले मैं अजय भाई के प्रश्न का जवाब दूंगा कि मैंने कहा कि हमने उनको अभी तक पीटा नहीं। हम का मतलब ये नहीं कि भारतीय जनता पार्टी या मैं पीटने जा रहा हूं। सर जल्दी जो बोलना, लोगों समय के अंदर मैंने भावनाएं देखी हैं, क्योंकि मैं समाज से भी भयंकर रूप से जुड़ा हुआ हूं, उसकी भावना को देखते हुए मैंने कहा लोग में सुगबुगाहट हो रही है इस बात की। और दूसरी बात, जो जेपी नड्डा साहब के बारे में दीपक जी ने कहा, वो स्वयं में सब स्पष्ट कर देता है अब जरूरत नहीं है। इसका मतलब पहले जरूरत थी तो साथ थे, मिले हुए थे हम एक दूसरे से, ये स्पष्ट है। तो इसमें कहां कोई दिक्कत है? चलिए, तो अजय जी, आलोक जी आप ये कह रहे हैं कि बिहार चुनाव में संघ की जरूरत नहीं है, तमिलनाडु चुनाव में संघ की जरूरत अब नहीं है, क्योंकि अब आप सक्षम हैं। नहीं, संघ राजनीतिक नहीं है। पहले आप समझिए आदित्य जी। चलिए, मैं संजय द्विवेदी जी से, संजय द्विवेदी जी के पास आप समय कम है, आप संघ भाजपा को जोड़ करके राजनीतिक क्या बात करते हैं आप? अब मुझे संजय द्विवेदी जी के पास जाना है। पहले जो बोलने के बाद परिस्थितियां सुदृढ़ हुई। संजय जी, फिर मेरे को प्रिया जी को भी लेना है, मेरे पास एक मिनट का समय बाकी है। संजय जी, महाराष्ट्र में जो कुछ हो रहा है, मुझे 10 सेकंड दे दीजिए। अच्छा ठीक है, 10 सेकंड आलोक जी, 10 सेकंड जल्दी खत्म कीजिए। बिल्कुल गलत कह रहे हैं। संघ का एक सूत्री कार्यक्रम है। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ, नड्डा जी के बोलने के बाद स्थितियां सुदृढ़ हुई और दिल्ली, हरियाणा और महाराष्ट्र की जीत में संघ का बहुत बड़ा योगदान है हमारे जीत में। इस बात को मैं नकार नहीं सकता हूँ। ये कहना गलत है। अगर संघ नहीं होता तो हम इतनी प्रचंड जीत नहीं ले पाते। आपने भारतीय जनता पार्टी को पाल रखा है। जब भारतीय जनता पार्टी की जरूरत पड़ती है आपको ले लेती है, वरना आपको धक्के मार के भगा देती है। संजय जी, मुझे प्रिया जी के पास जाना पड़ेगा, समय कम है। संजय जी, मुझे प्रिया जी के पास जाना पड़ेगा, लेकिन आपने इस पूरी डिबेट में, अब ये बन गई है आज की डेट में। संजय जी, आपने पूरी डिबेट में शिवसेना का स्टैंड, यूबीटी का स्टैंड नहीं बताया है। आप बीजेपी आरएसएस पे अटक के रह गए हैं। आपका स्टैंड राजनीतिक क्लियर नहीं है। मैं जाऊंगी प्रिया जी के पास। प्रिया जी, अब ऐसी स्थिति में अगर जरूरत पड़ती है आगे जाकर, तो क्या जो दूसरे राज्य हैं, जो साउथ के राज्य हैं, वो क्या भारतीय जनता पार्टी का स्वागत करेंगे जब बात हिंदी, तमिल, तेलंगाना उसकी खत्म हो चुकी है? तो भाषा का विवाद अब खत्म हो गया। इस तरह से अगर आगे बढ़ता है तो क्या नरेंद्र मोदी का स्वागत होगा, अमित शाह का स्वागत होगा? देखिए अदिति जी, सबसे पहले मैं आपकी बात का आपको ये जवाब दूंगा। आपने इससे पहले मुझे बोला था कि बीआरएस पार्टी ने भी भाषा को एम रखा था तेलंगाना में। तो मैं आपको बता दूं, बीआरएस ने, केसीआर जी ने 10 साल यहाँ शासन किया था और इन 10 सालों में कभी भी भाषा को बढ़ावा नहीं दिया था। उनके लिए सभी धर्म, सभी भाषाएं सर्वोपरि रही है और उन्होंने हमेशा सबको लेकर ही काम किया है। दूसरी बात, आपको एक बात और बता दूं स्ट्रेंथ की बात बोलने से पहले, कि आप जानती हैं कि असदुद्दीन ओवैसी जो यहाँ 6 बार के सांसद रहे हैं, वो भी कभी तेलुगु में बात नहीं करते और हमारी किसी भी गवर्नमेंट ने उनको ऐसा फोर्स नहीं किया, क्योंकि सभी लोग अपनी तरफ से, सभी को अपनी तरफ से आजादी है सभी भाषाओं में, जो जिस भाषा का निवासी है उसमें बात करने की। तो ये कहीं से भी नहीं है। और रही बात यहाँ पर बीजेपी को साउथ में किस नजरिए से देखने की या उनको स्ट्रेंथ क्या मिलेगी, तो देखो सारे पार्टियां, सारे दल अपने अपने पार्टी को फेवर करने वाले हैं और जिस पार्टी का जो कैडर है, जिस पार्टी की जो जनता सोचने वाली है, वो उसी को सपोर्ट करने वाली है। लेकिन फिर भी मैं एक बात पुनः मनसे की घोर निंदा करती हूँ, क्योंकि भाषा को लेकर अगर वो इस विवाद को जन्म दे रहे हैं तो आने वाले समय में वो भी हर भाषा का निर्माण नहीं कर सकते। मनसे का हर एक कार्यकर्ता, जिसको न्यूज रिपोर्टरों द्वारा पूछा जा रहा है कि आपकी भाषा का जन्म कब हुआ, आपकी भाषा दिवस कब मनाया जाता है, वो बोल नहीं पा रहे। लेकिन क्योंकि वो उस पार्टी के हैं और उनको बीजेपी से लड़ाई लड़नी है, इसीलिए वो इस बात को इतना बढ़ावा कर रहे हैं। हालांकि मैं घोर निंदा करती हूँ और आने वाले समय में, चलिए प्रिया जी, आपकी बातों से तो एक बात साफ होती है कि भाषा के इस विवाद से कम्युनलिज्म पैदा करने की कोशिश पॉलिटिकल पार्टीज कर रही हैं।
लेकिन आरएसएस के इस बयान से इस पर ठंडे छींटे बिल्कुल। पड़ने की कोशिश है। तो हम भी यही उम्मीद करते हैं कि भाषा की इस लड़ाई में हम इस कदर आगे ना चले जाएं कि आपस में और दरार बढ़ जाए। आज के डिबेट में बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बने रहिए भारत 24।